मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा, बतौर उम्मीदवार आपने वहां पर क्या होते देखा? इलेक्शन जिस हालत में हुआ वो खुद एक सवालिया निशान है। 4 मरतबा ये इलेक्शन मुलतवी हुआ, फरमाइशी प्रोग्राम पर मीटिंगें चल रही हैं, महलाती साजिशें हो रही हैं। पीटीआई के साथ अलायंस में मेयर बनना पसंद करेंगे या फिर आपको पीपल्स पार्टी की ऑफर का इंतजार है? सर, मेरे मेयर के ऐलान से ज्यादा इस बात की अहमियत है कि जो जितना जीता है वो आए। पीटीआई ने तो हमें सपोर्ट करने का कहा है ना, मैंने इसको वेलकम किया है ना। क्या आप लोग अब कौमी असेंबली में वापसी का इरादा रखते हैं? हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटरम सेटअप होगा उसके बीच में अगर हम ना गए तो राजा रियाज जो है वो डिसीजन लेगा। एक्सरसाइज में कुछ $10 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट का लॉस हो गया। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्की सियासी गैर यकीनी कैफियत में इजाफा होता जा रहा है। एक पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। पंजाब असेंबली तहलील हो गई है, निगरान हुकूमत बनाई जा रही है। केपीके के अंदर अगले 48 घंटे के अंदर क्या होगा वो भी हमें नजर आ जाएगा। इमरान खान साहब ने इंदिया दे दिया है कि वो वफाक के अंदर कौमी असेंबली में दोबारा जाने जा रहे हैं, तो यह भी खुशाइन बात है। लेकिन जो कुछ कराची के अंदर हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जिस तरह के मनाजिर वहां से हमने आते हुए देखे, जिस तरह के विजुअल्स फुटेजेस हमने देखी हैं, वो मुबैना धांधली नहीं बल्कि उससे भी बड़ा लफ्ज धांधला तस्वुर किया जा सकता है। और कराची की सबसे एक्टिव जमात देखें, जिसका जो क्रेडिट बनता है वो उसको देना चाहिए। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका सपोर्टर बहुत बड़ा है, सपोर्ट बेस बहुत बड़ी है, वो मोतरफ है कि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज से कैंपेन चलाई। इसके बावजूद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, 246 यूसीज में से 205 यूसीज के नतायज हमारे सामने हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 86 के साथ पहले नंबर पर, जमात इस्लामी 68 के साथ दूसरे नंबर पर, पीटीआई 37 के साथ तीसरे नंबर पर, उसके बाद पीएमएलएन की 7, जेयूआई की 2, टीएलपी की 1 और मुहाजिर कौमी मूवमेंट की 1 सीट है। इसके अलावा आजाद भी हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि जिस तरह के मनाजिर हमने देखे और जिस तरह ठप्पे लगते रहे हैं, वीडियोस सामने आती रही हैं, वहां के इलेक्शन कमिश्नर यह फरमा रहे हैं कि यह तो इक्का दुक्का वाकयात थे। क्या वाकयातन ये इक्का दुक्का वाकयात थे? क्या कराची की सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग पार्टी यानी जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस जो बल्दियाती पोल्स थे इनके नतायज से, जो गैर सरकारी गैर हतमी नतायज है, उनसे मुतमईन है या नहीं है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे 2 मौजूद मेहमान होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची और इंतहाई वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हैं जमात इस्लामी की। कराची से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें साबिक वफाकी वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन साहब ज्वाइन करेंगे। मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब को खुश आमदीद कहता हूं। हाफिज साहब, जो कुछ हुआ वो तो लोगों ने देखा, रिपोर्ट भी होता रहा। मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा, बतौर उम्मीदवार आपने वहां पर क्या होते देखा? अच्छा देखें जमील, मसला यह है कि इलेक्शन जिस हालत में हुआ वो खुद एक सवालिया निशान है। ये आवाज़ रिपीट हो रही है। वो खुद एक सवालिया निशान है और आखिरी वक्त तक इबहाम का शिकार किया गया, कन्फ्यूजन रहा और ये कहा जाता रहा कि जनाब नहीं हो रहा। 4 मरतबा ये इलेक्शन मुलतवी हुआ, फरमाइशी प्रोग्राम पर मीटिंगें चल रही हैं, महलाती साजिशें हो रही हैं और लोगों के नज़दीक ये था कि कल इलेक्शन नहीं होगा। चंद घंटे पहले ये यकीन हुआ कि इलेक्शन होगा। तो पहली रिगिंग तो यही हो गई कि जब आप इतनी कन्फ्यूजन पैदा करें तो टर्नआउट कैसे होगा। इसके बावजूद 10% लोग भी निकलते तो मैं उन्हें सलाम पेश करता। 25% लोगों ने वोट डाला। हालांकि माजी में ज़िमनी इंतखाबों में 8%, 12%, 14% लोगों ने वोट कास्ट किया था। इसका मतलब है कि लोग चाहते थे कि अपनी
जो है वो मेयर को मुंतखब करें। 30% वोटर लिस्ट है वैसे ही सही नहीं है कि जो जहां रहता है वह उनका वोट नहीं है, उसके बावजूद लोगों ने वोट डाला। अब आ जाइए आप दौराने पोलिंग क्या हुआ, सुबह अमला नहीं पहुंच रहा, सामान नहीं पहुंच रहा, शिकायतें हो रही हैं, तहरीर लिखी जा रही है। बहरहाल हमने फिर भी कबूल किया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हुआ, उसके दौरान में जितने भी वाकयात हुए उसको हमने लिखवा दिया। अब रिजल्ट आना शुरू हुए तो हमने कहा अपने पोलिंग एजेंट से कि फॉर्म 11 लेकर आए जिसमें लिखा होता है कि किसके कितने वोट हैं और प्रिजाइडिंग अफसर के अंगूठा और उसके दस्तखत और शिनाख्ती कार्ड नंबर होता है ताकि ऑथेंटिसिटी हो। उसमें तकलीफ हो रही है, नहीं दे रहे, बैठे हुए हैं, रात 12 बज गए, 2 बज गए कि आप फॉर्म 11 दें, बहानेबाजी की जा रही है ताकि ये फॉर्म 11 नहीं देंगे तो बाद में रिगिंग करेंगे। हमारे वर्कर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक ले आए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ला सकी जाहिर है, लेकिन हमने तकरीबन 94 सीट्स के ऊपर तो अपने सारे के सारे ले लिए। अब हुआ ये कि उसके बाद ये जाते हैं आरओ के, आरओ को अनाउंस करना होता है। अब जब आरओ अनाउंस कर रहे हैं तो जो फॉर्म 11 के मुताबिक भी जीता हुआ है उसको भी हराया जा रहा है। देखें इस इलेक्शन में जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है, सबसे बड़ी जमात। पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल क्लीन स्वीप, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट क्लीन स्वीप, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जिसमें लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, मॉडल कॉलोनी क्लीन स्वीप, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी हमने बड़ा हिस्सा हासिल किया। लेकिन उसके बाद हो यह रहा है कि जो हमारी जीती हुई सीटें भी हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ डाली जा रही हैं। मैंने तो कौन डाल रहा है? पीपल्स पार्टी कौन डाल रहा है? हाफिज साहब कौन डाल रहा है? भाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहा है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर रहा है ना आरओ, और हम तो ये निशानदेही कर चुके थे, हर दफा करते हैं। पहले जब एमक्यूएम ये सब कुछ करती थी तब भी करते थे, फिर पीपल्स पार्टी करती है तब भी करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत यानी सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम रिगिंग करवाती रही है, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्जाम का मसला नहीं है, हो रहा है ना। अच्छा, देखिए 3 यूनियन काउंसिल मेरे पास मौजूद हैं जमील। अभी ताजा ताजा मुझे एक बात पता चली, ये ईसा नगरी है, गुलशन इकबाल टाउन की UC1, इसमें हम जीत चुके हैं। अच्छा। हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद हैं, एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उसमें शामिल ही नहीं किया। हमने कहा इसमें शामिल करो, उन्होंने कहा चक्कर देते हैं। रिजल्ट अनाउंस किया, इसमें शामिल ही नहीं किया और पीपल्स पार्टी को जिता दिया। औरंगी टाउन की UC7 7,000 से ज्यादा वोट है हमारे, 1300 वोट है पीपी के, 6,000 की लीड है, पीपल्स पार्टी जीत गई। मॉडल टाउन UC8 5,200 वोट हैं, आरओ का रिजल्ट आया 2,500 हो गए हमारे। और भाई ये क्या हो रहा है? मैं नहीं कहता कि आप जो जीते हैं वो आपका रिजल्ट नहीं आया और मैं 246 जीत गया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जमात इस्लामी इस शहर की नंबर 1 जमात के तौर पर सामने आई है तो आप अक्सरियत को अकलियत में मत बदलें, नंबर 2 पे ना ले जाएं। और पीपल्स पार्टी अगर सेकंड नंबर पर है किसी भी वजह से तो मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन आप ये ना करें कि जो सेकंड नंबर की पार्टी है वो जबरदस्ती नंबर 1 पार्टी बनकर आए और कहे कि हम तो मेयर बनाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारे साथ ही नहीं हो रहा, खुद पीटीआई के लोगों के साथ भी यही हुआ है, कई सीटों के ऊपर उनके साथ भी यही सलूक हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये तरीका सही नहीं है। अब भी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इसको तस्लीम करे। चले अब आपसे एक डिफरेंट वे में मैं सवाल पूछ लेता हूं। हाफिज साहब ये फरमाइएगा कि क्या अब आपको लग तो रहा है कि यहां धांधली हुई है, फुटेजेस में भी हमने देखा, क्या आप इलेक्शन कमीशन के अभी तो गैर हतमी गैर सरकारी नतायज हैं, जो नतायज आएंगे इन एग्जैक्ट वो अगर इसी तरह आते हैं जिस तरह अभी आपके सामने नंबर्स पड़े हुए हैं, आप नतायज को तस्लीम करेंगे? देखिए जो सही होगा ना हमारे उसके मुताबिक हम उसको तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर नंबर गेम करके सही चीज को गलत किया गया उसको मैं कैसे तस्लीम करूं? ये तो मैं कौमी जुर्म करूंगा, कराची के लोगों के साथ ज्यादती करूंगा। जिन लोगों ने मुझे वोट डाला है, मेरी पार्टी को वोट डाला है, मेरे कैंडिडेट को वोट डाला है, मेरे निशान पर मोहर लगाई है, जिसने इस तवक्को के साथ पूरी फिजा बदल दी। देखे जिन जिलों की मैंने निशानदेही की है मेन स्ट्रीम कराची है, जिन जिलों की मैंने निशानदेही ये एमक्यूएम का गढ़ होता था, उसके बाद पीटीआई ने एमक्यूएम को बुरी तरह हरा दिया 2018 में, बहुत पीछे छोड़ दिया, ज़िमनी इंतखाबों में भी पीछे चले गए। अब जमात इस्लामी ने पीटीआई को बहुत पीछे छोड़ दिया। पॉलिटिकल बात है, कोई बात नहीं, पीटीआई के बहुत सारे वर्कर्स ने कराची के लिए हमें वोट दिया, हमने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन भाई
अब आप इस बड़ी पार्टी को जो नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आ गई, उसको अगर आप नंबर 2 की पोजीशन पे ले जाकर कहेंगे कि हम मेयर बनाना चाहते हैं, आए जरा हमारे साथ बात कर लें, ये कैसे चलेगा? इसलिए जो जायज है वो करें। जो कुछ आपने इलेक्शन में कर लिया, मैं उस पर बात नहीं करता। जो नतीजा है उस नतीजे के मुताबिक आप अपने नंबर लाइए, हम अपने नंबर लाएं। पीटीआई के जो नंबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्तरी ना मिलने की सूरत में जमात इस्लामी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। आप इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं? जी बिल्कुल करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसकी रियलाइजेशन की। और जाहिर सी बात है कि हमारा जो ज्यादातर मुकाबला था वो पीटीआई के साथ ही था, और मेरी ख्वाहिश थी कि एमक्यूएम मुकाबला करे। एमक्यूएम इलेक्शन में हो, उन्हें तो अपनी शिकस्त फाश नजर आई तो वो फरार का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। हम उनको डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन पीटीआई इस शहर की बहुत बड़ी पार्टी है और उसकी सपोर्ट खान साहब की बहुत जबरदस्त है। 2018 में उसने 14 सीटें ली। कुछ कंट्रोवर्सी थी, लेकिन उसके बावजूद वोट पड़े थे उन्हें, और बहुत ज्यादा पड़े थे। मैं इस बात को मानता हूं और हमेशा मानता रहा हूं, आज नहीं कह रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कैंपेन से कराची के जो इश्यूज हमने उठाए, उससे जो हमने कराची की तर्जुमानी की, कराची के जितने बड़े मसले थे उनको उजागर किया, लोगों के मसले हल करवाए, मुसलसल मेहनत की, मुसलसल जिद्दोजहद की, तो लोगों की पॉलिटिकल राय बदल गई और उन्होंने समझा कि कराची के लिए अगर कोई निजात दहिंदा है तो वो जमात इस्लामी है। तो उसके बाद अगर पीटीआई उन्होंने अगर इसको तस्लीम किया और खैर मकदम किया तो मैं उनका खैर मकदम करता हूं। उन्होंने सपोर्ट का कहा है तो मैं इसको वेलकम करता हूं। राइट। और अब अगर आपको अक्सरियत नहीं मिलती, यानी आप नंबर 1 पार्टी इलेक्शन कमीशन के नतायज के मुताबिक नहीं रहते, तो आप प्रेफर किसको करेंगे? आप पीटीआई के साथ अलायंस में मेयर बनना पसंद करेंगे या फिर आपको पीपल्स पार्टी की ऑफर का इंतजार है? सर, मेरे मेयर के ऐलान से ज्यादा इस बात की अहमियत है कि जो जितना जीता है वो आए। अगर पीटीआई की सीटें इससे ज्यादा हैं जितनी बताई जा रही हैं तो उनको मिलनी चाहिए। जमात इस्लामी की सीटें नंबर 1 पोजीशन पर हैं तो आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी, मैं तो कहता हूं उनके साथ भी अगर कोई ज्यादती करे तो मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ मिले हुए हैं, जिसके नतीजे में वो अपने नताज बदल रहे हैं, तो कैसे हिमायत की जाएगी? नंबर 1 मेरा एजेंडा यह है कि कराची के लोगों ने बड़े अरसे के बाद अपने लिए एक पार्टी को चुना है। आप उसको अपनी अददी जो गेम से और जो है रिगिंग से तब्दील ना करें प्लीज। पहले ये पोजीशन दे, फिर उसके बाद बैठकर बात करेंगे। नहीं, वो बैठकर बात करने वाली बात पे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, कहीं नजरियाती इख्तलाफ होता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो बातें करती होती हैं, उनके दरमियान मीडिएशन भी होती है, उनके दरमियान डिस्कोर्स, मुज़ाकरात, सब कुछ होता है, लेकिन जहां पर आपका नजरिया मिल रहा होता है उसके साथ ही आप जाते हैं। ये तो नहीं है कि आपके बिल्कुल कंट्रारी होगी तो उसके साथ नहीं बैठेंगे। जैसे पीटीआई ने कह दिया कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ तो मर के भी नहीं बैठना, यही पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने पीटीआई के साथ अलायंस नहीं करना, ये गैर सियासी, उनकी नजर में ये गैर सियासी लोग हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आइडियोलॉजिकली आपको कौन सूट करता है अलायंस के लिए? देखिए, इस वक्त तो कराची की शहरी हुकूमत का मसला है ना जी, उसी के पीटीआई ने तो हमें सपोर्ट करने का कहा है ना, मैंने इसको वेलकम किया है ना, उनके साथ तो हम बैठेंगे। और इस वक्त तो जो है ज़ाहिर है पहला मसला, मैं तो बार बार क्यों कह रहा हूं, देखें बात ना फिर दूसरे रुख पे चली जाती है। बात इस पे चली जाती है कि हम पीपल्स पार्टी को नंबर 1 पार्टी तस्लीम कर लें। नहीं है वो नंबर 1 पार्टी कराची की, नंबर 1 पार्टी जमात इस्लामी है। इसको तस्लीम करो पहले, फिर उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होगा। बस ये वाली मेरी बात है। बाकी तो पीटीआई ने कहा है, मैंने वेलकम किया है। राइट। ये जो इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम आप लोगों को कमियां, खामियां, बड़े बड़े ब्लंडर्स नजर आए, इसको रिपोर्ट किया था आपने इलेक्शन वाले दिन? उसके ऊपर कोई सुनवाई हुई? बिल्कुल बिल्कुल किया था। देखें, जमात इस्लामी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस पे गई है। पोलिंग का वक्त जब 5 बजे था तो मैंने 4:30 बजे खुद एक ऑडियो मैसेज अपने कारकुनान को दिया और कहा कि आप लोग ये मत समझें कि लोगों ने आपको वोट डाल दिए तो आप जीत गए। ये पाकिस्तान है और ये कराची है, यहाँ हमने बहुत भुगता है। आप फॉर्म 11 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन से नहीं हिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन सब जगह पर लोगों ने इसको फॉलो किया और उसके नतीजे में हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं जरूर ये चाहूंगा कि अली जैदी साहब भी अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर सामने आए और हम एक दूसरे से शेयर करें, ताकि जो ज्यादती भी हम दोनों के साथ हुई है हम उसको अलग-अलग भी और मिलकर भी उसका दिफा करें। हाफिज साहब, आपको लगता है कि आपकी नजर में जो रिगिंग हुई है वो ड्यूरिंग पोल रिगिंग ज्यादा हुई है या पोस्ट पोल रिगिंग ज्यादा हुई है? आप किसको ज्यादा रेट करेंगे?
देखिए, मैं जब इलेक्शन मुहिम चला रहा था ना जी, तो मैं लोगों से कहता था कि आपका मुकाबला कैंडिडेट से नहीं होता, पार्टियों से नहीं होता, आपका मुकाबला हुकूमत से होता है, आपका मुकाबला डिलिमिटेशन से होता है, आपका मुकाबला गलत वोटर लिस्ट से होता है, आपका मुकाबला जाली मरदमशुमारी से होता है, आपका मुकाबला इलेक्शन के अमले में जो गड़बड़ होती है उससे होता है, आपका मुकाबला इलेक्शन के दौरान जो कब्जे होते हैं उससे होता है, आपका मुकाबला ठप्पा माफिया से होता है, फिर आपका मुकाबला इलेक्शन कमीशन की नाअहली से होता है, फिर फॉर्म लेने के हुसूल के तक होता है, फिर उसके बाद आरओ से नतीजा लेने तक होता है, फिर कंसोलिडेशन तक होता है। तो आप ये मत समझें कि आपको आवाम सपोर्ट करेंगे तो जीत जाएंगे। हम जैसी पार्टियों को सबका मुकाबला करके सबको हराना होता है। तो ये तो मैं पहले दिन से कह रहा था और ऐसा ही हुआ है सब चीजों में। तो ये तो प्री पोल रिगिंग शुरू होती है वोटर लिस्टों से, मरदमशुमारी से, हल्का बंदियों से, अमले की तकरूरी से, आरओज़ की तकरूरी से, नॉमिनेशन में गलत तरीके से लोगों को बिठाने और बहुत सारी जगहों पर लोगों को जो साइडलाइन करने से, रिजेक्ट करवाने से, ये सब अमल हुआ। पूरी इलेक्शन कमीशन की इतनी मोटी फाइल होगी जो जमात इस्लामी की शिकायत से भरी हुई है। आपको क्या लगता है एमक्यूएम ने एन वक्त पे यानी रात के 1 बजे अचानक से अनाउंस कर दिया डी डे से कुछ लम्हे पहले, क्यों बायकॉट किया उन्होंने? क्या वजह थी? पॉलिटिकल रीजन है या डर गए? असल में देखें, एमक्यूएम का प्रॉब्लम यह था कि उन्हें इलेक्शन करवाना नहीं था। जब ये रिजीम चेंज हुई थी तो जरदारी साहब के साथ उनकी ये डील हुई थी कि आप बल्दियाती इलेक्शन ना कराएं, हमारे किसी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर दें और इसी तरह चलाते रहें। इसलिए कि एमक्यूएम को ये बात पता थी कि वो कराची में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं बल्कि चंद सीटें जीतने की पोजीशन में भी नहीं रहे। और उसका सबब ज़ाहिर है उनका कंडक्ट है मजमूई तौर पर जो उन्होंने किया। अब 3 मरतबा उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन मुलतवी करवाया, लेकिन इस पूरे अरसे में चीज़ों को बेहतर नहीं किया। जब चौथी मरतबा भी ये हुआ कि अब तो इलेक्शन होने ही जा रहा है, तो फिर उन्होंने धमकाना शुरू किया, फिर उनके मुज़ाकरात शुरू हुए, पूरा पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पर आ गई और मुझे एहसास हो गया कि कराची के बल्दियाती इंतखाब की कितनी बड़ी ताकत है। और मैंने लोगों को ये कहा कि देखो लोगों, समझो कि कराची के बल्दियाती इंतखाब को तुम हल्का नहीं समझना। इतनी बड़ी ताकत है कि प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, मौलाना फजलुर रहमान भी फ़ोन कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो दौड़ी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। गवर्नर साहब कभी पिंडी, इस्लामाबाद, कभी बिलावल हाउस, कभी गवर्नर हाउस, कभी सीएम हाउस, कभी बहादुराबाद चक्कर लगा रहे हैं। और जब फिर भी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम कर लिया, तो उसके बाद फिर एक और अटेम्प्ट मारी, फिर तस्लीम कर लिया, फिर रात को बैठक लगा दी। और जब रात के बिल्कुल 1-1:30 बजे तक ये कामयाब नहीं हो सके ऑर्डिनेंस लाने में और इलेक्शन पोस्टपोन करवाने में, तो फिर जाहिर इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि ये पब्लिक को फेस करने के बजाय क्विट कर दें और ये कहें कि देखो भाई हम तो हैं नहीं इसलिए दूसरे जीत जाएंगे। काश के वो होते और उनको पता चल जाता कि जो मेन स्ट्रीम जगहें जहां से उन्होंने 135 सीटें 2015 में हासिल की थी, उनका क्या अंजाम होने जा रहा था। एक लास्ट क्वेश्चन, इस वक्त इतना कुछ फेस करने के बाद दिन रात जाग रहे हैं आप काफी दिनों से, मेयर कराची कौन सर? मुमकिना मेयर कराची कौन, किस जमात का? देखिए, इंशाल्लाह जमात इस्लामी बनाएगी, इंशाल्लाह ताला मेयर जमात इस्लामी का होगा। और हम लेकिन अभी पहले मरहले पर यह बताना चाहते हैं कि हम नंबर 1 हैं, हमें नंबर 1 तस्लीम किया जाए। एब्सोल्युटली राइट जनाब। हाफिज नईम और रहमान साहब इस्लामी कराची जमात इस्लामी के सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद थे। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ सेनेटर शौकत तरीन साहब मौजूद होंगे। उनसे जाएंगे कि नेशनल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं और उसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। आफ्टर दिस ब्रेक। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन साहब को नेशनल डिबेट केसेस से मैं खुश आमदेद कहता हूँ। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बात तो मुझे आपसे इकोनॉमी के ऊपर करनी है, लेकिन उससे पहले उससे रिलेटेड 2 सवालात, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वो जो है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है, तो ये पूछना ज़रूरी है। क्या आप लोग कौमी असम्बली में वापसी का इरादा रखते हैं? मैं आपकी जमात से मुतालिक पूछ रहा हूँ। जी, आज मेरे ख़्याल में ख़ान साहब ने ये बात की है आज सहाफ़ियों से बात करते हुए कि हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटरम सेटअप होगा उसके बीच में अगर हम ना गए तो राजा रियाज जो है वो डिसीजन लेगा, तो वो तो ज़्यादती हो जाएगी ना।
वेरी राइट। अब जरा हम इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। डॉलर आज 228 रुपए का हो गया है। वैसे तो वो 260, 70, 80 मतलब उस हद तक जा चुका है कि एक आम आदमी को क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट करनी है तो उसी रेट पर पे कर रहा है। तो ये इसकी क्या रीजन बन रही है? इनको समझ नहीं आ रहा है या हमारे यहाँ जो एक गैर यकीनी कैफियत है उसने ये हालात पैदा किए हैं? नहीं, ये तो इसका पुराना मंत्रा है इसाक डार का। इसने 2013 से 2017 में जब ये गया था उससे पहले इसने ओवर वैल्यू किया हुआ था रुपए को, और 123% के ऊपर हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके 23% ओवर वैल्यूड था। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो गिरना शुरू हो गई। 25 बिलियन 2013 में थी और वो गिर के कोई तकरीबन 21 से 22 बिलियन हो गई। फिर आखिरी 1.5 साल में जो मिफ्ताह आया और खाकान अब्बासी है उन्होंने कुछ थोड़ा डीवैल्यू किया करेंसी को और फिर वापस वो 25 पे गई। और इस सारे उसमें एक्सरसाइज में कुछ 10 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट का लॉस हो गया। और उसकी दूसरी साइड पे क्योंकि आपका रुपया ओवर वैल्यूड था तो आपकी इंपोर्ट जो है 23 बिलियन से बढ़ गई। तो 33 बिलियन डॉलर जो आपके ख़जाने में होने चाहिए थे जब हम आए थे जी। वो नहीं थे। तो इसकी वजह ये थी। और अभी भी इन्होंने यही किया कि जब आए तो इन्होंने कहा था कि ये रुपया जो है जब उस वक्त 226-27 पे था 28 पे, और जब ये आए तो एकदम रुपया इम्प्रूव करना शुरू हुआ और 200 मेरे ख्याल में 14 या 15 पे आया। जी जी। तो इन्होंने कहा कि जी अभी मैं आप देखेंगे कि ये रुपया जो है इसकी वैल्यू 200 से कम है और मैं हम करके दिखाएंगे। और ये नहीं सोचा कि भाई ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज कहाँ है, उससे रेट कहाँ है। तो स्टेट बैंक ने भांडा फोड़ दिया, उन्होंने कहा 220 के करीब है। तो इनको तो मतलब उससे कोई तकरीबन 2-3-4% नीचे ही रखना चाहिए, अंडर वैल्यू रखना चाहिए। सारी दुनिया ये करती है। हम ही एक वाहिद वो लोग हैं, मुल्क है जो समझता है कि ओवर वैल्यू अगर हम रुपया रखें तो हम हमारी ट्रेड जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये तो इन्होंने कहा और वही ये कर रहे हैं। तो जो सही वैल्यू है वो रुपए की वो 265 शायद ना हो, लेकिन वो सर्टनली 228 भी नहीं है। और उससे क्या हो रहा है फारूक साहब? उससे ये हो रहा है कि आपने आदाब देखे होंगे जो अभी आए हैं कि एक्सपोर्ट जो हैं वो दिसंबर में 16% से गिर गई हैं पिछले साल के दिसंबर से, और जो आपकी जो रेमिटेंसेज हैं 19% से गिर गई हैं। और ये मतलब ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि लोग जो हैं वो आपके इस रेट को सही नहीं समझ रहे और वो पैसे डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इससे और बहुत बड़ा जो है एक गैप पैदा होना शुरू हो गया है। पहले आपने कितने पता नहीं 8.5 बिलियन डॉलर जो देने अगले 3-4 महीनों में, उसमें कोई रोल ओवर्स भी हैं जो इन्होंने करवा ली हैं। लेकिन फिर भी जो हैं इनको डॉलर्स चाहिए। और फिर अगर गैप होना शुरू हो गया कि एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो गई और रेमिटेंसेस कम होना शुरू हो गई तो ये गैप बढ़ता जाएगा। तो ये तो श्योर शॉट हम मुश्किल में पड़ रहे हैं। अभी इस वक्त जो एज ऑफ नाउ सिचुएशन है तरीन साहब, क्या हम इसको कह सकते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं? क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है। और यहाँ एक और रेलेवेंट क्वेश्चन वो कि अगर किसी ने कोई कर्जा दे दिया है या स्टेट बैंक के अंदर पैसे रखवाने का कह दिया है, मैं ब्रदर ममालिक की बात कर रहा हूं, तो वो क्या फायदे में है हमारे या फिर वो वक्ती फायदा है, उसका नुकसान बाद में ज्यादा होगा? देखिए जी, ये तो इस तरह है कि आपका घर में आपकी इनकम कम होना शुरू हो गई, आपने इनकम कम शुरू हो गई तो अपना वो जो गैप है उसको पूरा करने के लिए आप कर्जा लेना शुरू कर दें। कहाँ तक कर्जा लेंगे आप? तो आपने अपनी इनकम बढ़ानी है, विच मीन्स कि आपने जो डॉलर आपको जिन ज़राए से आते हैं उनको बढ़ाना है, जो हम कर रहे थे। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, आपने रेमिटेंसेस को बढ़ाना है, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो ये तो मैं कहना भूल गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 52% गिर गई है पिछले साल से जी। तो पहले भी इतनी कोई ख़ास तो नहीं थी, $2 बिलियन थी साल की, लेकिन वो भी गिर गई है 6 महीनों में। तो ये इनको चाहिए कि अगर हम होते इस वक्त तो इस साल के बीच में मैं आपको बताऊं हमारे अहदाफ क्या थे।
हमने जो 32 बिलियन डॉलर की जो हमारी जो गुड्स की जो एक्सपोर्ट्स थी जी, और 2.5 बिलियन हमारा जो था उसकी आईटी की थी 35 बिलियन, उसको हमने 45 बिलियन पे लेके चले जाना था। हमने रेमिटेंसेस को और आरडीए को मिला के 35 बिलियन पे, हमने दोनों को मिला के तकरीबन 80 बिलियन डॉलर की हमारे इनफ्लोज होते, 2-2.5 बिलियन डॉलर की हमारी एफडीआई होती, तो 82.5 बिलियन को हम उस वक्त देख रहे होते। और उसमें अगर 70-75 बिलियन का भी हमारी इंपोर्ट्स हो रही होती तो हमारे पास सरप्लस होता जिससे हम कर्जे उतार सकते। लेकिन ये अब हालत मतलब जो गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है, एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो गई हैं, रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो गई हैं, एफडीआई गिरना शुरू हो गई है, और उसको ब्रिज करने के लिए ये लोन ले रहे हैं। तो लोन जो हैं वो इसका जो है वो वक्ती तौर पे, तो आपने सही कहा कि वक्ती तौर पे शायद हमें हेल्प कर दें जी, लेकिन जो आपने एक इकॉनमी को चलाना है तो उसके लिए तो आप ये जो पहिया बंद कर दिया इन्होंने इकॉनमी का, कि अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि क्यों एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, टेक्सटाइल बंद होना शुरू हो गई है, आपकी जो रॉ मटेरियल्स लेके नहीं सकते, 9 मिलियन बेल शॉर्ट हैं, वो कॉटन इन्होंने लेनी है, वो ये एलसीए नहीं खोल सक रहे। तो ये जब पहिया बंद होना शुरू होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उससे जो है आपकी अफरात ज़र और बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिकॉज जाहिर है अगर लोगों ने जाके 265-260 पे जाके चीज़ें ख़रीदनी है बाहर से, तो वो 17-17.5% जो है वो पास ऑन किसके ऊपर करेंगे, आप पे और हम पे पास ऑन करेंगे। तो ये सारा जो है ये बिल्कुल एक किस्म से ये अनटेनेबल सिचुएशन है। अब यहाँ पर ये बात पूछना भी बनती है शौकत तरीन साहब कि अगर मुल्क की 2 सूबों की असम्बलियों के अंदर इंतखाबात कराना मकसूद हो और बाकी जगहों पर नहीं कराने, और फेडरेशन के अंदर भी मामला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के लेने का हो और उससे अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, तो ये बेहतर होगा कि ओवरऑल कबल वक्त आम इंतखाबात में जाया जाए। मैं आपसे एज एन इकोनॉमिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर जैसा चल रहा है सिस्टम अपसेट द माइंड्स, जहां जहां होते हैं इंतखाबात कराए जाएं। देखिए इस वक्त जो है लोग कह रहे हैं हमें इस हुकूमत के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं है जी। आज आपने देखा होगा कि आज 600 पॉइंट से स्टॉक एक्सचेंज भी गिर गई, और देखें और 79% लोग कह रहे हैं कि हमारी जो मुल्क है इकॉनमी के तौर पे गलत सिंध पे चल पड़ा है। तो जब ये सारी दुनिया कह रही है और आपकी आवाम भी यही कह रही है, और तो आपका क्या मतलब, आपका इन्वेस्टर ये नहीं कह रहा होगा, तो आपका इन्वेस्टर क्या कर रहा है, आपका इन्वेस्टर फैक्ट्रियाँ बंद कर रहा है, वो यहाँ से पैसे निकाल के लेके जा रहा है, और वो ये कह रहा है कि जी हमें आप इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर एतबार नहीं है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है वो एक किस्म से रुक गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपका लोकल इन्वेस्टर है वो भी जो है यहाँ से बददिल हो रहा है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि हमें ये चाहिए कि हम इसको देखें कि अपने मुल्क को तबाह ना करें, और ये जो इंडिकेशंस आ रही हैं मार्केट से ये हमें बिल्कुल इस पे तवज्जो देनी चाहिए। क्यों आ रही हैं तवज्जो, तो एक तो ये है ना कि मतलब जिस तरीके से कोई वजह तो होगी ना यार, एक तो ये डॉलर की जो एक किस्म की कमी है उसकी बात करें, दूसरा ये है उन्होंने रिसेंटली देख लिया है कि आपके जो इलेक्शंस हुए, आपके जो पंजाब में इलेक्शन 2 हो चुके हैं, और फेडरल लेवल पे भी 11 इलेक्शंस हुए हैं अपना डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनमें ये 75% हार गए हैं। तो ये वो कह रहे हैं लोग कि यार अगर इनको वोट भी नहीं पड़ रहे और उसके बाद इनकी पॉलिसीज़ भी जो हैं वो बेसिकली ऐसी नहीं है जो कि सपोर्ट करती हैं बिजनेसेस को, तो इसलिए इकॉनमी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई है। इकॉनमी इस स्टैंड स्टिल पे तो है। अब आप इसको इस तरह से लीजिए कि बाकी इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान का ऐलान करना बाकी रह गया, बाकी बचा पीछे कुछ नहीं है। क्या वो ओवर प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, या वाकईतन सिचुएशन ऐसी ही है? तरीन साहब देखिए जी, मैं तो इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आतिफ मियाँ तो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हैं। आतिफ मियाँ ने अभी कहा है चंद दिन पहले कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर गया है, और वो इस बात पे जो मैं पहले कहता था वो इसकी तायद कर रहे हैं कि जब आप एलसीए नहीं खोल रहे, और जब खोल भी रहे हैं तो उनकी पेमेंट्स नहीं कर रहे, और माल जो है वो पोर्ट्स पे गल सड़ रहा है, डैमरेज पड़ रहा है उसका, लेकिन आप उसकी पेमेंट्स नहीं कर रहे,
तो दूसरा फिर ये है कि ये जो हवाई जहाज़ वाली कंपनीज़ हैं, एयरलाइंस हैं, उनकी टिकटों के पैसे नहीं दे रहे आप, ये फ्रेट जो कंपनी उनके पैसे नहीं दे रहे आप, जो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आया है उसकी प्रॉफिट रेमिटेंसेस नहीं दे रहे पैसे, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप उनको वक्त पे पैसे नहीं दे रहे तो आपने टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब लोन्स जो हमने देने हैं उस पर अगर इन्होंने नहीं किया तो आप वो कह सकते हैं कि उसके ऊपर हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। और मैं तो बिल्कुल दुआ करता हूँ कि उससे पहले जी रिस्ट्रक्चरिंग में चले जाएं और ना करें वो डिफ़ॉल्ट, अल्लाह ना करे, क्योंकि वो उसमें एक दफ़ा हो जाता है तो उस 6 से 8 साल लगते हैं एक मुल्क को वापस निकलने में, तो वो तो हम कोई भी नहीं चाहेगा, हमारा मुल्क है ये। लेकिन ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, जो इनकी जो फ्लॉड पॉलिसीज़ हैं। अब ज़रा आ जाते हैं सर एनर्जी पॉलिसी के ऊपर। मुल्क के वज़ीर दिफा ने वो पॉलिसी लोगों के सामने रखी, उनके साथ खुर्रम दस्तगीर साहब भी बैठे थे, और उसमें यह कहा गया कि हम जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, काम करने की जगहें, मार्केट्स, बाज़ार, उसको हम इस तरह से बंद कर सकते हैं, उसका ख़ास टाइम दे दिया गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि अपने अखराजात हम कम कर लेंगे। आपको लगता है कि आपका जो इकोनॉमिक सर्कल है या साइकिल है अब पैसे के फ्लो का, वो उससे और ज़्यादा डाउन होगा या बढ़ेगा? ये फैसला दुरुस्त है इस सिचुएशन के अंदर? हमने जनाब क्या किया था इसके बारे में, क्योंकि ये ओवर बिल्ड कैपेसिटी तो ये क्रिएट करके गए थे। 18 में जब हमने आया है तो इनको 37,000 मेगावाट की इन्होंने कैपेसिटी क्रिएट कर दी थी, और हमारा उस वक्त जो था वो खपत जो है वो बिल्कुल पीक पे होती थी, कोई 27,000 28,000 मेगावाट, और जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी थी वो तो उससे भी बहुत कम थी। हमने उस ट्रांसमिशन कैपेसिटी को कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 20-21 हज़ार से बढ़ा के 26,000 तक लेके गए थे। तो हम तो 28,000 भी पूरा नहीं करते थे, उसमें थोड़ी हमें लोड शेडिंग करनी पड़ती थी। इन्होंने तो जो वो कैपेसिटी, अच्छा फिर हमने कहा कि इसको हम कैसे अब ठीक करें। एक तो हमने कहा ट्रांसमिशन हम बढ़ाते जाएंगे, दूसरा हमने कहा कि बिजली को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवा सकें। हमने स्पेशल पैकेजेस दिए कि भाई तुम अगर करोगे तो 12 रुपये पे तुम्हें यूनिट मिलेगा वगैरह वगैरह। तो उससे ये हुआ कि 12% हमारी जो खपत बढ़ना शुरू हो गई। अब ये उल्टी तरफ चल पड़े भाई, अगर आप बिजली की खपत कम करोगे तो उसके बाद ये जो एडिशनल जो आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है तो वो ख़त्म हो जाएंगी क्या आपके ख्याल में? आज 130 बिलियन रुपया पर मंथ इनका जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। पिछले साल जो 2022 की हम जो बात करते हैं तो हमने 100 बिलियन तक उसको पूरे साल का सर्कुलर डेट को लेके आए थे, और इस साल में जो प्लान था कि 300 बिलियन से हम सर्कुलर डेट का जो हुजम है उसको कम कर देंगे। इनका अब 5 महीनों में कोई तकरीबन 600 बिलियन, मतलब मेरे ख्याल में 123 बिलियन पर मंथ है। 4 महीनों में 500 बिलियन हुआ है। और IMF कह रही है कि जनाब वाला आप इंक्रीज़ करें टैरिफ्स अपने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, और ताकि ये बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि इनके लॉसेस ज़्यादा हो गए हैं। 17% छोड़ के गए थे, अभी सुना 21-22 पे पहुँचे हुए हैं, और जो हमने रिकवरीज करते थे 93% वो 83% पे आ गई हैं। तो एक तो ये है कि परफॉर्मेंस इनकी ऐसी है, और दूसरा ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम इसको जिसको कंजर्वेशन की बात करते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन यार बिजनेसेस को तो ना ठप कर देना। एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट। अब जरा आ जाते हैं पेट्रोल के ऊपर। इस दफ़ा इन्होंने यकम को जो है वो पेट्रोल प्राइसेस जो हैं 15 को भी नहीं बढ़ाई, बरकरार रखी। आपको लगता है कि रेट्स कम होने चाहिए थे, या जो इन्होंने किया है ये खपत मिटाने के लिए ये किया है? ये जनाब पॉलिटिकल मार नहीं खाना चाहते, और इनका ख्याल है कि, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं 6 महीनों में, आज एक खबर आपने पढ़ी होगी, 6 महीनों में जो PDL का जो टारगेट इनका पूरे साल का है वो 855 बिलियन रुपए। जी 855 बिलियन। 6 महीनों में इन्होंने 200 भी नहीं कलेक्ट किया, 200 कलेक्ट किया। आप अंदाज़ा करें कि अगले 6 महीनों में इन्होंने 100 बिलियन से ज़्यादा कलेक्ट करना है हर महीने। अगर ये अब नहीं बढ़ा रहे ये, तो इसका मतलब है इनकी जो है IMF से तो डेफिनेटली लड़ाई हो गई है, बिकॉज वो तो अब ये कहेंगे जनाबे वाला आप बताएं
ये 655 बिलियन कहाँ से पूरा करेंगे, कैसे आप? पूरा करेंगे? और दूसरी तरफ से मैंने जो आपको बताया एनर्जी में 500 बिलियन उधर सर्कुलर डेट में, और दूसरा ये है कि इन्होंने मैंने जब जून में जब बजट आया था मैंने कहा कि ये जो है डेट पेमेंट्स जो रीपेमेंट है उसके एक्सपेंसेस बहुत ही अंडर स्टेट कर रहे हैं 3.9 ट्रिलियन। और किस बेसिस पे? क्योंकि ये 11.5% के डिस्काउंट रेट के ऊपर ये कर रहे थे उसके एवरेज के, बिल्कुल ठीक। वो अब ऑलरेडी 16% पे है। तो ये तो 5-6 मेरे तो ख्याल में ये 8 से 1 ट्रिलियन रुपया, जो 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन उसमें शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये तो इस वक्त इनके लिए IMF प्रोग्राम के लिए कंप्लायंस बड़ी मुश्किल हो जाएगी करने के लिए, बहुत मुश्किलात हैं। एब्सोल्युटली। जनाब सेनेटर शौकत तरीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल थे। ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है कराची में, बल्दियाती इंतखाबात PTI ने मुस्तरद कर दिए। पंजाब के अंदर जो सिचुएशन है, अब 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। KPK असम्बली तहलील होने लगी है। वफाक में खान साहब दोबारा असम्बली में जाना चाहते हैं। एक पॉलिटिकल मैस बन चुका है और इकॉनमी इससे शदीद डिस्टर्ब है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।